गुड इवनिंग ओलिविया बेटा, आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई? आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में बेसिकली जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें अपने को 3 कैटेगरीज होंगी हाइड्रोकार्बन के अंदर, और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी, कुछ आइडिया? थोड़ा सा अगर हो तो आप बता सकते हैं, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से अपन कितने तरह के कंपाउंड बना सकते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं? तो इसके अंदर एक तो आएगा आपका 3 हिस्से हो सकते हैं इसके, एल्केन्स, एल्केन्स जो होते हैं ये पूरी तरह से सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम जितने हाइड्रोजन सैचुरेटेड, जैसे अपन आपने छोटी क्लासेस में देखा है, आपके जूनियर क्लासेस में, कि अगर आप कोई शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो और शुगर सॉल्यूशन के अंदर आपका पूरा मैक्सिमम शुगर डिसॉल्व हो चुकी है, तो आप ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो कि ये तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है, कि शुगर इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है और डिसॉल्व नहीं हो सकती, है ना। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन मैक्सिमम हो चुके गुड हैं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंशिका, जस्ट वी हैव स्टार्टेड, ठीक है, यू हैव जॉइंड एट द राइट टाइम। तो अपन आज हाइड्रोकार्बन शुरू करते हैं, है ना। यही बता रहा था मैं, अलविया से बात कर रहा था कि 3 तरह के होते हैं इसमें। एक एल्केन है, एल्केन पूरी तरह से सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब जितने इसमें हाइड्रोजन हो सकते हैं मैक्सिमम उतने हैं, जुड़ सकते हैं उतने जुड़े हुए हैं। और एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है ये आता है CnH2n+2। समझ आया? हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, ठीक है। और इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनमें सिर्फ 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और कोई तरह का बॉन्ड नहीं होता कार्बन कार्बन, और सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। या तो कार्बन आपस में जुड़े होंगे या कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होंगे, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, और कम रिएक्टिविटी के कारण, ठीक है, कम रिएक्टिविटी होने के कारण अपन इनको पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स लैटिन से आया है, इसका मतलब होता है पैरा अफिनस, लिटिल अफिनिटी, मतलब रिएक्शन करने के लिए इनकी अफिनिटी बहुत कम है ना? मतलब इनके मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ये जो है आपके हाइड्रोकार्बन एल्केन्स, एल्केन्स में जैसे अपन जानते ही हैं कि मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, है ना, प्रोपेन हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है, अपन देख चुके हैं इसको। इसके बाद आता है आपका दूसरे तरह का हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वो कहलाता है एल्कीन। ये भी आप लोग जानते हैं, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना। और डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड अपन कैसे आता है, एक्चुअली हाइड्रोजन हटने से डबल बॉन्ड आता है। हाइड्रोजन अगर कम होते हैं, ठीक है, तो डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। कम हाइड्रोजन होंगे, अगर आप 2 हाइड्रोजन हटा दोगे नेबरिंग कार्बन एटम से, तो क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन जो है दोनों बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों बॉन्ड फ्री हो जाएंगे तो वैसे हवा में नहीं रहेंगे, वो आपस में ज्वाइन कर लेंगे और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा 2 कार्बन के बीच में।
तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। समझ गए? क्लियर? तो CnH2n 2 हाइड्रोजन मैंने देखी, एल्केन के मुकाबले 2 हाइड्रोजन कम कर दिए मैंने। एल्केन पूरी तरह से सैचुरेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एल्कीन्स है ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन अगर आपने याद हो आपको, ठीक है, आपकी जूनियर क्लासेस में, ठीक है, तो उसमें और शुगर डिसॉल्व की जा सकती है, तो जैसे यहाँ पे और हाइड्रोजन ऐड की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको तो अपन, हाँ, इनको तो पैराफिन्स कहते हैं। अब पैरा अफिनिटी में ये बता रहा था, और इनको अपन कहते हैं ओलिफिन्स। ऑयल जैसे होंगे एल्कीन्स, इनका नाम ओलिफिन्स होता है। जस्ट पुराने नाम है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये पूरी होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला है, मतलब आप पूरी एल्कीन्स की जो सीरीज बनेगी जिसमें कार्बन ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है, उनके अंदर आप इस जनरल फॉर्मूले से कार्बन बना सकते हैं। एल्केन का जैसे जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, मतलब जितने कार्बन है उसमें हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो डबल करके, कार्बन के नंबर का डबल करके 2 ऐड कर दो, ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होगा। सबसे छोटी एल्कीन होगी उसमें कम से कम 2 कार्बन होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका 2 कार्बन तो चाहिए ही आपको, ठीक है, क्लियर? तो ये है आपकी एल्कीन, और अनसैचुरेटेड है एल्कीन। और इसी तरह से अगर आप 2 हाइड्रोजन और कम करते हो तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, और ये बन जाता है फंक्शनल ग्रुप आपका एल्काइंस, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला CnH2n-2 एल्काइंस बन जाएगा, ठीक है। एल्काइंस के अंदर सबसे छोटा एल्काइन जो होगा आपका, ये आप जानते हो, इथाइन होता है, ठीक है, 2 कार्बन वाला, ठीक है, इथाइन। इसी तरह से अब आप कार्बन बढ़ा सकते हो CH3, लेकिन जनरल फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर देता है। आप देखिए, क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके सिवाय कुछ हाइड्रोकार्बन आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, जिसमें बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन हो गया, उसमें खास बात है, उसमें एक तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अपन ने पढ़ा था, उसमें रेजोनेंस में भी देखा था कि जो हकल रूल फॉलो करते हैं, हकल रूल जो फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और हकल रूल एक्चुअली मतलब क्या क्या इसमें आता है? इसमें आता है कि एक तो साइक्लिक हो स्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरा इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे बेंजीन में ये 4n+2 तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, n की अलग अलग वैल्यू रख सकते हो आप, 0 1 2 3 होल नंबर रख के आपको एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। जैसे कि बेंजीन में ये 4n+2 में n1 रखते हो तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, इतने इलेक्ट्रॉन हो, और प्लानर होना चाहिए। और ऐसे कंपाउंड बड़े ही स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपके साइक्लिक वे में रेजोनेंस कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। समझ आ गया? क्लियर? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ इनका बेसिक हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा sp3, यहाँ पे sp2 होगा, और यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन का जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ डबली बॉन्डेड हो सकता है कि कार्बन और भी बहुत सारे हो, और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, खैर सारे सिंगल बॉन्ड वाले, तो यहाँ सभी का एक जैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ गए? तो सबसे पहले अपन एल्केन शुरू करते हैं। एल्केन जो है किस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, बता सकते हैं?
हाँ अंशिका बता सकते हो, याद है? थोड़ा सा याद करो जल्दी से। सर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल आइसोमर, हाँ फंक्शनल नहीं होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो एल्केन में कोई होता नहीं है ना, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय एल्केन्स, जो कि आपने बिल्कुल सही बताया, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और स्ट्रक्चरल के अंदर आपका ऐसा हो सकता है कि चेन आइसोमर्स हो सकते हैं। चेन आइसोमर्स जैसा कि अपन जानते हैं कि फॉर्मूला उनका सेम होगा, लेकिन सबसे लंबी कार्बन की चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम में अंतर होगा, या अगर चेन वही है तो पोजिशनल हो सकते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अपन लेते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, है? ऐसा नहीं कि जैसे मीथेन है, मीथेन में तो एक ही कार्बन है, अब इसमें क्या चेन आइसोमर बनाओगे? बना ही नहीं सकते, एक कार्बन है तो। अलविया, तो एटलीस्ट वी रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ सम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तभी चेन में आप कार्बन के चेन में कुछ कार्बन को तोड़कर बीच में लगा दोगे, है ना, साइड में लगा दोगे मेन चेन से, तो चेन आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चेन आइसोमर्स ब्यूटेन के। ठीक है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होगा, और 4 कार्बन या तो आप ऐसे लगा दो CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो 4 कार्बन की चेन बन गई, या फिर आप ऐसे लगा दो CH3 CH, यहाँ पे भी 4 कार्बन है देखिए, लेकिन चेन जो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है वो 3 कार्बन की है, तो ये चेन आइसोमर्स हो गए। ठीक है, इसका नेम अपन जानते ही हैं, एन ब्यूटेन। कॉमन नेम तो ये होता है। नॉर्मल चेन मतलब स्ट्रेट, सारे कार्बन एक के बाद एक लगे हुए हैं, और ये कहलाता है आइसोब्यूटेन। और ये दोनों के दोनों चेन आइसोमर्स हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है, एक में 3 है, एक में 4 है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पेंटेन देखोगे तो कितने चेन आइसोमर्स होंगे बेटा, बताओ, ट्राई करो। Find the chain isomers of pentane. ठीक है, एंड कंपेयर देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी बताना। ठीक है, कौन जल्दी बॉयल हो जाता है, कौन मुश्किल से बॉयल होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका ज्यादा होगा, ये भी बताना। तो पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? 5 कार्बन है और हाइड्रोजन इसके डबल में 2 ऐड कर दो, तो 10 + 2 12 हाइड्रोजन होंगे। 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है। अब इसमें आप एक तो सबसे सिंपलेस्ट केस तो क्या बनेगा कि सारे कार्बन आप एक के बाद एक कनेक्ट कर दो, स्ट्रेट में कोई ब्रांचिंग ना हो, जिसको अपन नॉर्मल चेन बोलते हैं ना। ये तो सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑप्शन ये होता है अपना CH2, 5 कार्बन है, ये कहलाता है N पेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन होता है अनब्रांच्ड। हाँ, कोई इसको ऐसे सीधा लिख सकता है, कोई इसको ऐसे ऐसे करके भी लिख सकता है कंफ्यूज करने के लिए, जैसे मैं इसको बॉन्ड लाइन में आपको ऐसे भी करके लिख सकता था, है ना, आप कंफ्यूज हो जाते कि ठीक है, लेकिन आप देखिए कि 5 कार्बन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, मेन चेन को मैंने बजाय स्ट्रेट लिखने के ऐसे ऐसे करके लिख दिया, वो है तो 5 कार्बन एटम्स ही, तो ये नॉर्मल पेंटेन है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक कार्बन को हटाता हूँ, तो चेन में 4 कार्बन ही रह गए,
समझ गए? चेन के अंदर 4 कार्बन ही रह गए। अब 4 कार्बन अगर रह गए तो फॉर्मूला तो मेरे को सेम रखना है। चेन आइसोमर्स की बात चल रही है, आइसोमर्स में सेम फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, फॉर्मूला मेरे को सेम रखना है। 5 कार्बन तो अभी भी रखने, तो वो एक कार्बन में कहाँ लगा देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि हाइड्रोजन कम करके यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक है। और ओवरऑल फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, C5H12, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपका CH3 लग गया है, एक साइड चेन में मिथाइल लग गया है, तो ये कहलाता है आइसोपेंटेन। आइसो यही डेफिनेशन होती है। और इसी तरह से अगर आपने 2-2 मिथाइल लगा दिया ऐसे, एक और कार्बन कम कर दिया, 3 कार्बन की चेन बनाई, तो 2 मिथाइल आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। दोनों को अलग अलग लगाओ, एक को इधर एक को इधर। अगर आपने दोनों को एक साथ लगा दिया तो इथाइल जुड़ जाएगा, फिर सबसे लंबी चेन फिर से 4 कार्बन की हो जाएगी, लेकिन वो तो अपन ले चुके हैं, वो नहीं लेनी। ये कहलाता है, तो सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है मिथाइल की, तो ये कहलाता है नियो। टोटल कार्बन 5 है, तो इसको नियो पेंटेन बोलेंगे। समझ आ गया? तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये 3 चेन आइसोमर्स हैं आपस में एक दूसरे के। क्लियर? ऑफ पेंटेन। अब इसमें एक बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने की बात बड़ी ही फेमस, बड़ी ही कॉमन है। देखिए, अगर फॉर्मूला सेम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर फॉर्मूला सेम है तो लीनियर वाले का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो लीनियर वाले का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molecular weight. या number of carbon atom. और अगर molecular weight या number of carbon atom एक जैसे हैं, ठीक है, तो फिर आप सरफेस एरिया से निकालेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब आपको ये लगेगा कि ये अपन, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता पढ़ाता एकदम से मैथ्स कैसे पढ़ाने लग गया, है ना, सरफेस एरिया और ये सारी बातें कैसे करने लग गया। ये तो आपने 10th में मैथ्स में पढ़ी होगी, ठीक है, आगे 12th में पढ़ोगे सरफेस एरिया, है ना। तो मैं बच्चों कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा एस्टिमेट करना है कि ये जो एल्केन्स मैंने अलग अलग आइसोमर्स लिखे हैं, इसमें सरफेस एरिया किसका कम या किसका कांटेक्ट एरिया बेसिकली ज्यादा या किसका कम है। अगर नॉर्मल पेंटेन अगर आप देखोगे तो नॉर्मल पेंटेन ऐसी है, देखिए मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखा है बजाय कार्बन लिखने के। और अगर मैं इसमें हाईलाइट करता हूँ तो ये देखिए, एक मॉलिक्यूल आपका ऐसा हो गया, ऐसा, ना दूसरा मॉलिक्यूल आपका इस तरह से हो गया। ठीक है, और ये इनके बीच में कांटेक्ट एरिया बहुत काफी कांटेक्ट है आपस में। कांटेक्ट होने के कारण वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगे और इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर आप ब्रांचिंग कर देते हैं तो ब्रांचिंग करने से क्या होता है कि सारे कार्बन एक ही लाइन में नहीं आ पाते और सारे कार्बन आपस में दूसरे कार्बन, एल्केन के कार्बन को टच नहीं कर पाते। अब जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ सरफेस एरिया थोड़ा सा कम हो गया है, दिख रहा है आपको, पहले सरफेस एरिया ज्यादा था, अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो कांटेक्ट एरिया भी कम हो जाएगा। समझ गए? कांटेक्ट एरिया अगर कम होगा आपका तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप नियोपेंटेन को देखते हो तो सरफेस एरिया सबसे कम हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ब्रांचिंग अगर बढ़ती जाएगी ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होती जाएगी
तो कांटेक्ट एरिया दो एल्केन, एक जैसे एल्केन के बीच में, क्योंकि कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं दूसरी एल्केन लिखता हूँ, ये वाली नियोपेंटेन वाली, तो देखिए काफी कम एरिया आपस में कांटेक्ट में है। देखिए सिर्फ इतना सा एरिया कांटेक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट एरिया बहुत ज्यादा है नॉर्मल पेंटेन में, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल आपके लेंथ वाइज आ रहा है, ठीक है। तो ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होती है तो कांटेक्ट एरिया जो है मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज हो जाता है, या सरफेस एरिया पे इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो कांटेक्ट एरिया या सरफेस एरिया कम हो जाता है। देखिए कम हो गया, ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, कांटेक्ट एरिया या सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। सरफेस एरिया अगर कम होता जा रहा है तो अट्रैक्शन भी कम होते जा रहे हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिनको अपन वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं, है ना, ये कम होते जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा कांटेक्ट एरिया होगा ना, उतना इलेक्ट्रॉन इधर उधर होने के कारण अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता है, कांटेक्ट एरिया कम होता है ना, और अट्रैक्शन कम होता है। अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स आसानी से छूट जाएंगे वेपर फेज में, है ना। तो अपन ऐसे बोलेंगे, इन सब चीजों का नतीजा ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के बढ़ने से कम होता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? पहले तो आप ऐसे कंपेयर करेंगे किसमें कार्बन ज्यादा है, जिसके कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन अगर कार्बन सेम आ जाते हैं तो जितना ब्रांचिंग ज्यादा होती जाती है, सरफेस एरिया उतना ही कम होता जाता है, ठीक है। फिर ऐसे रहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा नॉर्मल पेंटेन का, ठीक है, फिर आइसोपेंटेन का, और फिर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन सबसे जल्दी वेपर फेज में आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आप ये समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट। अलविया, अंशिका बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप बड़ी चेन लेते हो तो उसके अंदर आपको पोजिशनल आइसोमर्स भी मिल सकते हैं। जैसे अगर आप बड़ी चेन लेते हैं, जैसे 5 कार्बन की चेन ले ली और एक मिथाइल को यहाँ लगा दिया और एक मिथाइल को यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पे चेन जो है आपकी सेम है, दिख रहा है अपन को चेन सेम है, 5 कार्बन की है लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन। ब्रांचिंग 3 पे है और यहाँ पे 2 पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहलाएंगे आपके 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 3 पे मिथाइल लगा है, वहाँ 2 पे लगा है, और ये 3 और 2 का फर्क ही है सिर्फ। तो ये कहलाएंगे पोजिशनल आइसोमर्स। अगर चेन वही हो, सिर्फ पोजीशन का फर्क हो, तो इनको अपन पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तो आई होप ये क्लियर हो चुका है बेसिक आइसोमरिज्म, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पार्ट है इसमें। नॉमेनक्लेचर अपन ने क्या देखा ही था, और नॉमेनक्लेचर के अंदर आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे लंबी कार्बन चेन होगी। अगर 2 कार्बन चेन एक जैसी आ रही है तो उसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस है ना। और अगर ब्रांचेस सेम आ रहे हैं तो फिर आप जिसमें लोएस्ट लोकेंट लग रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन। समझ आ गया? फिर नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन की एक एंड से दूसरे एंड तक, और वर्ड रूट
और एन लगा देंगे, और जहां जहां पे जिस जिस नंबर पे साइड पे ग्रुप लगे हैं वो नंबर लगा लगा के, लोकेंट लगा लगा के, है ना, आप एक्सप्रेस करेंगे लोकेंट्स के नाम या सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लोकेंट्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल या IUPAC नेम्स में अपन ने देखा था, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो सबसे पहले तो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। अंशिका, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है यहाँ पर? एक तो ऐसे, हाँ 5 कार्बन की है, ऐसे हो सकती थी। ठीक है, क्या ये पेरेंट चेन लेंगे अपन? नो सर। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है? सर 1। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। एक और तरीका हो सकता था अपन को, अपन उसमें उसको भी सिलेक्ट कर सकते थे पेरेंट चेन। सबसे लंबी चेन पेरेंट चेन ली जाती है, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर आ रहे हो दो चेन्स के अंदर, तो उसको पेरेंट चेन लेते हो जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है। यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट है ब्लू वाला जो सिलेक्शन है? सर 2। हाँ देखो, 2 तो यहाँ पे ये मिथाइल निकले हुए हैं, है ना, और एक ये इथाइल निकला हुआ है। ये 2 मिथाइल ग्रुप निकले हुए हैं और एक इथाइल ग्रुप निकला हुआ है, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ, 2 मिथाइल और एक इथाइल। जबकि ऊपर जो हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन था तो वहां एक ही साइड चेन दिखती थी अपन को, तो अपन पेरेंट चेन वो लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, जिसमें मैक्सिमम साइड, पहले तो उसको लोगे जिसमें ज्यादा कार्बन हो, लेकिन अगर कार्बन बराबर आ रहे हैं तो उस केस में जिसमें ज्यादा साइड चेन या ब्रांचेस हो उसको लोगे। जैसे यहाँ 5-5 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन नीचे से जब अपन राइट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे अपन पेरेंट चेन इसी को लेंगे। ये जो है ये करेक्ट है, और जो अपन ने रेड वाली पेरेंट चेन ली थी वो इनकरेक्ट है, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, काउंटिंग कर दो 1, लोएस्ट लोकेंट रूल से काउंटिंग कर दो 3 4 5। ठीक है, काउंटिंग कर दी अपन ने, और जो लोकेंट है वो लगा दो, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे 3 पे, और अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लिखिएगा सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम। 3 पे इथाइल है, इथाइल को हालांकि 3 पे है, 3 बाद में आता है, लेकिन ई पहले आने के कारण मैं इसको पहले लिख रहा हूँ। और 2 पे क्या है, डाइमिथाइल है, और ये किस पे लगे हैं, ये वर्ड रूट पेंटेन। समझ आ गया? तो ये इसका नाम होगा। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो चुका है। कोई डाउट? नंबरिंग हमेशा एक एंड से दूसरे एंड पे ही करते हैं, उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहां से लोकेंट्स को कम नंबर मिल रहा है, और अगर नंबर सेम मिल रहे हैं तब आप अल्फाबेटिकल, जिसका अल्फाबेट नाम पहले पढ़ रहा है उसको, अगर नंबर सेम आ रहे हैं तो फिर नंबरिंग उस सोर्स से करोगे जिसका अल्फाबेट नाम में अल्फाबेट पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ये सब अपन ने किया था। ठीक है, अब इसके अंदर आता है प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नेमिंग्स भी हैं, कॉम्प्लेक्स नेमिंग्स भी आप देख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नेमिंग में अपन को साइड चेन की मैं एक कॉम्प्लेक्स नेम बता देता हूँ आपको, उसके बाद करते हैं अपन प्रिपरेशन। जैसे मान लीजिए ये है आपकी 8 कार्बन एटम की चेन,
ठीक है, और मैंने यहाँ पर एट या 9 कार्बन एटम की चेन कर देते हैं अपन। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कुछ ग्रुप लगा दिए ये। तो सबसे लंबी चेन तो अपनी यही चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सबसे लंबी चेन है अगर आपको दिख रहा है तो। आप इस सबसे लंबी चेन जो पेरेंट चेन है, इसका 9 कार्बन है तो नॉन-एन कहलाएगी। वर्ड रूट होगा नॉन और फिर एन, है ना। लेकिन स्टिल, अच्छा नंबरिंग तो आप एंड टू एंड करोगे इसकी, स्टिल अपन को कुछ इंफॉर्मेशन बाकी है, क्या अभी अपन ने नहीं एक्सप्रेस किया। पांच नंबर पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है, उसका नाम अभी अपन ने नहीं लिखा, वो साइड चेन है। तो उसका नाम अपन कैसे लिखेंगे। अब वो एक CH3 होता तो उसको मिथाइल बोल देते, CH2 CH3 होता तो इथाइल बोल देते, प्रोपाइल बोल देते। वो ऐसा सिंपल ग्रुप नहीं है, दिख रहा है अपन को उसमें भी काफी सारे ग्रुप्स निकले हुए हैं। तो ऐसे केस के अंदर ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, और कॉम्प्लेक्स साइड चेन में अपन कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नंबरिंग भी करते हैं। अगर उस पे भी ग्रुप्स लगे हैं साइड चेन पर, तो ये बताने के लिए उस पे ग्रुप्स कहाँ कहाँ जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, उनको बताने के लिए अपन साइड चेन की नंबरिंग करना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो साइड चेन की नंबरिंग, जैसा कि मैंने बताया कि पेरेंट चेन की नंबरिंग तो एक एंड से दूसरे एंड तक, आखिर एंड टू एंड नंबरिंग होती है, बीच में से स्टार्ट नहीं होती। लेकिन जो साइड चेन होती है, सब्स्टिट्यूएंट होती है, उसकी नंबरिंग ठीक वहीं से स्टार्ट होती है जहां से वो पेरेंट चेन से कनेक्टेड है। तो 1 2 और 3, यहां से मैंने 1, इसको 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 1 नहीं दिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको 1 नहीं दिया मैंने, 1 इस कार्बन को दिया है, जो मैंने सर्किल डॉट बना दिया है, क्योंकि ये पेरेंट चेन से कनेक्टेड है ना। साइड चेन की नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से साइड चेन, जिस कार्बन एटम से साइड चेन पेरेंट चेन से जुड़ी है। तो 1 2 3 समझ में आ गया। और 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वर्ड रूट क्या हुआ, प्रोपेन हुआ। लेकिन ये प्रोपेन नहीं है, क्योंकि इसमें एक ग्रुप है जो H हटा के जुड़ा है, तो ये हो गया प्रोपाइल। जैसे CH3 होता है मीथेन, सॉरी CH4 होता है मीथेन, और H हटा दोगे तो मिथाइल। तो प्रोपेन से H हटा, क्योंकि जोड़ा गया ना प्रोपेन पेरेंट चेन पे, तो वो प्रोपाइल है। और प्रोपाइल पे भी कुछ कुछ लगा हुआ है, ये तो प्रोपाइल तो इतना है। ये प्रोपाइल पे क्या क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल पे 1 पे और 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए, 1 और 2 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो ये हो गया 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये इसका नाम हो गया, है ना। और ये नॉन एन पे लगा हुआ है। नॉन एन में कहाँ पे लगा हुआ है, 5 पे। तो 5 पर कौन लगा हुआ है, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, समझ में आ गया। अंशिका, अलविया, बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह से कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम रखते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक रिवीजन था अपना नॉमेनक्लेचर के रूल का। अब अपन आगे चलते हैं। आगे है प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन को प्रिपेयर कैसे करेंगे अंशिका, बताओ कहाँ से आएगी एल्केन अपने पास। वैसे एल्केन का अपने पास सबसे बढ़िया सोर्स है अभी तक, कौन सा सोर्स है एल्केन बनाने, या एल्केन बनी बनाई मिलती है अपन, बहुत सर सारी है। वेजिटेबल घी वगैरह। बताओ। सर वेजिटेबल घी, ऑयल ऐसे में। जो अपना क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम, समझ में आया। क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम जो अर्थ से निकलता है, वो एक्चुअली होता क्या है, वो बहुत सारी एल्केन्स होती हैं उसमें। जो बहुत छोटी एल्केन होती है वो तो ऊपर गैस के फॉर्म में रहती है, उसको अपन कंप्रेस नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कंप्रेस करके अपन काम में लेते हैं, ठीक है। और गैसेस होती हैं वो एलपीजी और इनमें काम में आ जाती हैं। और बड़ी एल्केन जो होंगी वो लिक्विड होंगी, जो अपने पेट्रोल में काम में आ जाती हैं, केरोसिन में, डीजल में, जैसे जैसे एल्केन्स बड़ी होती जाएंगी, है ना। तो वो थोड़ा सा उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहता है। तो फिर वो क्या है कि ज्यादा बड़ी एल्केन सॉलिड होती है, जैसे अपना वैक्स होता है ना, पेट्रोलियम वैक्स जिससे कैंडल्स बनती हैं, वो भी एक्चुअली एल्केन्स ही होते हैं। समझ आ गया। तो मेन सोर्स अपने अर्थ पे जो एल्केन्स का है वो है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, ठीक है। लेकिन अपन भी वो उसमें बहुत सारा मिक्सचर है, तो उसमें आपको ड्रॉबैक ये है कि एक एल्केन आप चाहते हो तो वो एक मुश्किल से मिलेगी, आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि ठीक है आप खुद भी बना सकते हो एल्केन्स, ठीक है। खुद बनाने के लिए आप कुछ तरीके काम में लोगे, ठीक है। और जैसे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स है फ्रॉम, सबसे पहला तरीका तो ये है कि फ्रॉम कार्बाइड्स। कार्बाइड्स कार्बन के कुछ सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड क्लोराइड का सॉल्ट है, कार्बाइड कार्बन के सॉल्ट होंगे। जैसे ये हो गया Be2C, बेरिलियम कार्बाइड। अब यहाँ पे बेरिलियम पे +2 है, +2 दो बार +4 हो गया, और कार्बन पे हो गया -4। इसी तरह से ये हो गया एल्यूमिनियम कार्बाइड। यहाँ पे एल्यूमिनियम तो +3 है और कार्बन पे -4 है। आप जानते हैं छोटी क्लासेस में पढ़ा है अपन ने कि जो भी चार्जेस होते हैं कैटायन एनायन के, उनके नंबर बताने के लिए चार्जेस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कार्बन का चार्ज है -4, तो एल्यूमिनियम आयंस 4 है, और इसी तरह से एल्यूमिनियम का चार्ज 3 है, तो कार्बन का नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेरिलियम कार्बाइड है और नीचे वाला एल्यूमिनियम कार्बाइड है। अब इससे अपन को एल्केन कैसे मिलेगी, यहाँ पे अपन इसको रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। तो कार्बन पे जो -4 है वहां पे वाटर के H+ वहां जाके लग जाएंगे, और ये बनेगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। खैर इसको कोई नहीं पूछ रहा अभी, +CH4, ये मीथेन अलग हो जाएगा। ये जो कार्बन वाला पार्ट था वो H+ लेके मीथेन बन के निकल गया। इसी तरह से अगर अपन यहाँ पर एल्यूमिनियम कार्बाइड लेते हैं, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड में भी ऐसे ही करना है अपन को, ठीक है। यहाँ पे भी अपन वाटर डालेंगे, ये सॉल्ट है, वाटर से H+ जाके कार्बन पे लग जाएगा, तो एक तो मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
AlOH बोल थ्राइस 4, ठीक है। और मीथेन मॉलिक्यूल मिल जाएगा CH4, कितने मीथेन, 3 मीथेन मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, यहाँ पे 3 कार्बन है इसलिए, समझ गए। तो यहाँ पर आपका मीथेन बन गया, ठीक है। तो ये कुछ सोर्स है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक है कि आप हर तरह की एल्केन इसमें नहीं बना सकते। आप चाहोगे कि प्रोपेन ब्यूटेन चाहिए तो वो नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके लिए उसका सॉल्ट मिलना जरूरी है। तो ये सॉल्ट होते हैं, तो सॉल्ट होते तो हम बता देते इसमें वाटर डाल के बस, ठीक है। तो इससे मीथेन बनाई जा सकती है, लेकिन इट इज वन ऑफ द मेथड, but it is not a universal method. Not each and every alkane can be obtained by this method, ठीक है। तो कौन सा मेथड है जिससे आप हर तरह की एल्केन बना सकते हो, ठीक है। एक सबसे कॉमन मेथड जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या मतलब होता है इसका? अलविया अंशिका बताओ जल्दी से। अंशिका बताओ। अलविया। जो कैटलिस्ट अपन काम में लेते हैं ये डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। और आप हीट और प्रेशर लगाते हो, आपकी एल्कीन है, हाइड्रोजन गैस है, इसको हीट करोगे, कई बार रिएक्शन इजीली हो जाता है ना, ये हो जाता है। जैसे निकल बहुत रिएक्टिव होता है, तो निकल जो है एकदम से रिएक्शन कर देगा। कई बार रिएक्शन मुश्किल हो रहा था तो आपको हीट और प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, रिएक्शन अगर कम नहीं हो पा रहा तो आप प्रेशर बढ़ा कर उसके रिएक्शन करवाने की कोशिश करोगे। कैटलिस्ट जो है निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये कॉमन कैटलिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप एल्कीन लोगे तो एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है ना, वो टूट जाता है। अब जब पाई बॉन्ड टूट गया तो दो वैलेंसी ऐसे आप सोचिए कि फ्री हो गई, दो बॉन्ड फ्री हो गए जो आपस में जुड़े हुए थे, पहले पाई बॉन्ड बना रहे थे, वो फ्री हो गए। वो फ्री हो गए तो वो कैसे रहेंगे हवा में, वहां पे आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो वहां आप हाइड्रोजन जोड़ते तो इधर हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है। लेकिन ये जो ब्रेकिंग है ये अपने आप नहीं होता है, इसके लिए हेल्प कौन करता है? इसके लिए हेल्प करता है कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट एक्चुअली अभी मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, ठीक है। कैटलिस्ट इसको इजी कर देता है, इस रिएक्शन को होने में बड़ा आसान हो जाता है कैटलिस्ट, ठीक है, कर देता है। तो आपको कम टेम्परेचर और प्रेशर पे ही रिएक्शन होने लग जाता है। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निकल काम में लेते हो तो इसको कहते हैं सेबेटियर अगर आपने निकल काम में लिया तो सेबेटियर सेंडेंस रिएक्शन कहलाता है ये, ठीक है। हाँ बस नाम अलग है, वैसे है तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्यूटीन लेते हो,
तो ब्यूटेन मिल जाएगा। ये दो हाइड्रोजन आप मैंने डेलिबरेटली अलग दिखाई हैं। अलग दिखाने का मेरा इंटेंशन ये है कि ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जुड़ी हैं, इसलिए मैंने अलग दिखाई। आप चाहो तो एक साथ भी दिखा सकते हो, CH2 लिख दीजिए। तो यहाँ ब्यूटेन बन गई किससे? ब्यूटीन से। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड वाली एल्काइन लेते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में देखिए, एक तो सिंगल बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है, वो तो मुश्किल से टूटता है। दो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड, हर एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल चाहिए। तो मैं यहाँ पे दो H2 मॉलिक्यूल्स लूंगा काम में। निकल ले लेता हूँ, और कुल मिलाकर मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये CH3CH, एक पाई बॉन्ड टूटा, दो H जुड़ गए, एक पाई बॉन्ड और टूटा और दो H और कनेक्ट हो गए कार्बन से, तो ये आपको ब्यूटेन मिल जाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर आप एल्कीन लोगे तो 1 मोल ऑफ एल्कीन विल कंज्यूम 1 मोल ऑफ H2। अगर आप एल्काइन लोगे तो 1 मोल ऑफ एल्काइन विल कंज्यूम ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। 2 मोल काम में आएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। समझ आ गया? क्लियर? कोई डाउट इसमें? अंशिका, अलविया, कोई डाउट? जल्दी बताओ। अब इसमें ऐसा है, ये तो बेसिक तरीका हो गया। क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं, मैं एक तो मैकेनिज्म बता देता हूँ। मैकेनिज्म बहुत ही आसान है। मैकेनिज्म में ऐसे सोचना है बस, कोई पूछे तो अपन बता सकते हैं ऐसे हो रहा है, वरना आगे होके अपन को नहीं बताना। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, एल्कीन है आपकी, साइड में कुछ ग्रुप्स लगे होंगे, वो मैंने नहीं लिखे, जस्ट लाइन ड्रॉ कर दी। और ये हाइड्रोजन है H2, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि कैटलिस्ट बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो और ऊपर के जो मेटल के एटम होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, और वो उनके बॉन्ड पूरे नहीं होने के कारण वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, किससे? एल्कीन और एल्काइंस, इससे हाइड्रोजन से। तो जिससे क्या होता है कि एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो कमजोर पड़ जाता है। दोनों कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो टूट के, ऐसा मानिए कि वो ये कैटलिस्ट से जुड़ गया। देखिए आप, वो कैटलिस्ट से जुड़ गए दोनों बॉन्ड। दिख रहा है आपको? ये दोनों बॉन्ड मैंने डबल बॉन्ड नहीं लगाया, दोनों को ऐसे नीचे दिखा रखा है। इसका मतलब वो कैटलिस्ट से के मेटल एटम से कनेक्टेड है। ये मेटल कौन सा हो सकता है? पैलेडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, निकेल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इसके साथ ही नहीं हुआ, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसका भी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सिंगल बॉन्ड है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हाइड्रोजन छोटे छोटे एटम्स है, एंड दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड। एंड वैसे डायरेक्टली इनके बीच में रिएक्शन नहीं हो सकता था, एल्कीन और हाइड्रोजन के बीच में बड़ा मुश्किल होता। तो आपने क्या किया कि इसको कैटलिस्ट ले लिया। तो कैटलिस्ट ने हाइड्रोजन के साथ में वही किया कि वो उसने हाइड्रोजन को भी, दोनों एटम को जो आपस में बॉन्ड बनाए हुए थे वो बॉन्ड कमजोर होके दोनों के दोनों अब मेटल एटम से जुड़ चुके हुए हैं। दिख रहा है? कैटलिस्ट की सरफेस दिखाई गई है, ये जो मैंने एक एरिया ड्रॉ किया है फ्लैट, ये कैटलिस्ट की सरफेस है। अब मान लीजिए हाइड्रोजन भी वही है, कार्बन भी वही है, और ये हाइड्रोजन पास आके कार्बन से टकरा जाए और कार्बन से जुड़ जाए, तब क्या होगा? तब ये कार्बन को हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो तब अगर इसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो तब इसको ये मेटल एटम से जुड़े रहने की जरूरत नहीं है, और ये हाइड्रोजन लेके फ्री हो गया। इसको मैंने ऊपर बना दिया। अब मैंने इसको नीचे, आपको नीचे कनेक्टेड होता हुआ नहीं बताया है, रीजन बीइंग कि अब ये फ्री हो चुका है, इसके बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐसा ही दूसरे कार्बन के साथ हो सकता है कि दूसरा कार्बन भी आपका किसी हाइड्रोजन जो कि कैटलिस्ट की सरफेस पे मौजूद है, हाइड्रोजन एटम, उससे कनेक्ट हो जाए
और वो कार्बन भी बॉन्ड कंप्लीट करके वो भी फ्री हो जाए। तो यहाँ पर आपका मेटल का कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं हुआ, वापस से खाली हो गया, वापस से रिएक्शन को तैयार है नए मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए। नए मॉलिक्यूल्स इस पे फिर से आएंगे, जुड़ेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर से अलग हो जाएंगे। तो एक तरह से कैटलिस्ट ने अपन को कम एनर्जी वाला रास्ता दिया, जिसने कैटलिस्ट ने हाइड्रोजन के बॉन्ड कमजोर करने में मदद की, एल्कीन के बॉन्ड कमजोर करने में मदद की, जो बिना कैटलिस्ट के बड़ा मुश्किल होता, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए रहता। तो अंशिका ये बात समझ में आई? अलविया एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, जो ऐसा कि आप देख रहे हैं कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होता है सिन एडिशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो दो हाइड्रोजन आप जोड़ रहे हो डबल बॉन्ड पे, वो दोनों एक ही तरफ से जुड़ते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर आपने मेटल लिया है, दोनों हाइड्रोजन मेटल पर है, एल्कीन भी मेटल पे है, तो दोनों हाइड्रोजन निकल के एल्कीन से मेटल की सरफेस से ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये डबल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन इधर से आ जाए और एक ऊपर से आ जाए, ऊपर से नहीं आ सकता, वो मेटल की सरफेस से ही निकल के डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा दोनों हाइड्रोजन। तो यही कारण है कि दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से जुड़ते हैं और इसको अपन कहेंगे सिन एडिशन। ठीक है, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट काम में लेते हैं वो सिन एडिशन होता है। ठीक है, दूसरा एक इसमें कॉमन सवाल ये आता है कि कितनी अलग अलग तरह की एल्कीन से गिवन एल्केन दे सकती है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है। जैसे जो क्वेश्चन आता है, ये फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट एल्कीन्स, लेट्स से अंशिका समझ में आ रहा है? अलविया क्वेश्चन दिख रहा है सबको? कि हाउ मेनी डिफरेंट एल्कीन्स, कितनी अलग अलग एल्कीन्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने पर, मतलब कितने अलग अलग एल्कीन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने पर 2 मिथाइल ब्यूटेन देते हैं। पहले तो प्रोडक्ट बना लो, 2 मिथाइल ब्यूटेन तो एल्केन है, तो ये रहा 2 मिथाइल ब्यूटेन, CH3 CH CH3 CH। हाँ, तो कितनी अलग अलग एल्कीन हो सकती है? देखिए एक बात तो ये हाइड्रोजनेशन करने पर ये एल्कीन देंगी, 2 मिथाइल ब्यूटेन देंगी। कुछ आइडिया? हाँ अंशिका, अलविया, जल्दी बताओ बेटा। ये है कितनी अलग अलग एल्कीन्स, सॉरी नॉट एल्केन्स, कितनी अलग अलग एल्कीन्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने पर। तो देखिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से कार्बन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, कार्बन का अरेंजमेंट चेंज नहीं होता, सिर्फ डबल बॉन्ड हट जाता है। ये तो आप देख ही रहे हैं, दिख रहा है।
तो अगर डबल बॉन्ड ही हट जाता है, सिर्फ डबल बॉन्ड ही सिर्फ हटाना है अपन को, तो आप एल्कीन बनाने के लिए डबल बॉन्ड लगा दो अलग अलग जगह पे, और आप ऐसा कीजिए कि स्ट्रक्चर सेम रखिए और अलग अलग जगह डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे एक तो डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ठीक है, एक डबल बॉन्ड इधर आ गया बीच में, इस और इस कार्बन के बीच में, एक बार इस और इस कार्बन के बीच में आ गया। मैं एक जैसे मार्क लगा रहा हूँ ताकि ये पहचान सको आप कि किन किन कार्बन के बीच में, या इधर और इस कार्बन के बीच में आ सकता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड आ गए अपने पास। तो आपके पास 3 एल्कीन्स हो गई, जिनके अब आप देख लीजिए, खुद ही क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप, हो सकता है कि कोई केस मिस कर जाए, है ना। मिस नहीं करना अपन को, आपको स्ट्रक्चर लिखना है, डबल बॉन्ड अलग अलग लगाने, एल्कीन्स पूछिए आपसे तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम एक एंड से स्टार्ट करके डबल बॉन्ड लगा लगा के अलग अलग एल्कीन दिखाएंगे, जिन और रिडक्शन करके भी चेक कर लेंगे क्या यहाँ रिडक्शन होने पर अपन को वही एल्केन मिल रही है, 2 मिथाइल ब्यूटेन बिल्कुल मिल रही है। क्या इससे रिडक्शन होने पर 2 मिथाइल ब्यूटेन मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। इससे रिडक्शन होने पे 2 मिथाइल ब्यूटेन मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो यहाँ पर अपन जो है अलग अलग एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड अलग अलग जगह पर है, ठीक है, एल्केन्स बना देंगे, सेम एल्केन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर, दिख ही रहा है सेम एल्केन नहीं, तो कितनी अलग अलग एल्केन्स हुई, आंसर हुआ 3। 3 अलग अलग एल्कीन्स आपकी, डिफरेंट एल्कीन्स अपॉन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और इन 3 में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कोई स्केलेटन का डिफरेंस नहीं है, स्केलेटन तो सेम मिलना चाहिए, क्योंकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे जो कार्बन का एल्कीन का स्केलेटन होता है वही एल्केन का स्केलेटन भी रहता है। तो अलग अलग एल्कीन्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ पोजीशन का होता है डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर लगाना है, और जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन्स मिल जाएंगे, ऑब्टेन हो जाएगी, समझ गए। और उससे आप बता दोगे जल्दी से कि कितनी अलग अलग एल्कीन्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने पर एक एल्कीन, गिवन एल्कीन जो कि स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, दे सकती हैं। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? आई होप इट इज क्लियर। बड़ा बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। अंशिका, अलविया बेटा, समझ में आ रहा है? और फिर आप इसको कर पाएंगे इजीली। तो आपको स्केलेटन वही बना के डबल बॉन्ड की जगह अलग अलग रखती हैं, ठीक है। और जगह अलग अलग करने से आपको एल्कीन्स मिल जाएंगी, जो हाइड्रोजनेशन करने पर आपको गिवन एल्केन देंगी। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, अब ऐसा है कि अब आप दूसरे तरीके भी हैं अपने पास। ये तो रिडक्शन से बना सकते हो आप, एल्कीन के या एल्काइन के। एल्काइन में आपको दुगने मोल ऑफ हाइड्रोजन लेने पड़े, ठीक है। दूसरे मेथड्स भी हैं एल्कीन बनाने के। अब उसमें एक मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन कैसे करोगे? एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? हाँ अंशिका, जल्दी बताओ, व्हाट आर एल्काइल हैलाइड? जैसे CH3Br हो गया, ठीक है, या इथाइल ब्रोमाइड हो गया। तो इससे अपन किस तरह से एल्केन बना सकते हैं? ठीक है, the bond between CH3 and Br. हाँ, और उस जगह पे H लगा देंगे अपन। समझ गए? बिल्कुल सही बोला आपने। तो अपन यहाँ पे बॉन्ड Br का ब्रेक करेंगे और वहां पे H रखेंगे। तो एक तो इसको तो कहेंगे
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड ब्रेक करके वही एल्काइल ग्रुप वापस से जोड़ देंगे, तो ऐसे केस के अंदर डबल हो जाता है साइज। या फिर ऐसा करते हैं कि Br को तोड़ के बॉन्ड ब्रेक करके H रख देते हैं, बस दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बाय रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन यूजिंग मेटल और एसिड जैसे जिंक और HCl। जिंक HCl अगर आप लोगे, मेटल होता है और HCl होता है, या फिर दूसरा होता है आपका जिंक एसिटिक एसिड CH3COOH, या जिंक एल्यूमिनियम NaOH, ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। जिंक एल्यूमिनियम अलॉय ले लिया अपन ने और साथ में NaOH ले लिया। तो यहाँ पर अगर ये लेते हो, जैसे आप जिंक HCl सबसे फेमस है, जैसे CH3CH2Cl ले लिया, जिंक और HCl ले लिया, या जिंक H+ भी लिखा हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको तोड़ोगे, इधर भी H लगाओगे, इधर भी H लगाओगे, तो ये आपका मिल गया CH3CH2। ऐसे मिल जाएगा आपको। समझ आया अंशिका? अलविया समझ में आ रहा है क्या बेटा? इजीली मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन दे देता है और एसिड H देता है, तो आपके H जुड़ जाते हैं। ठीक है, हेलोजन हट जाता है, टूट जाता है, तो एल्केन मिलता है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ इथेन। इसी तरह से अगर आपको ब्यूटेन बनाना है तो CH3CH2, ब्यूटाइल क्लोराइड लिया मैंने या ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने जिंक एल्यूमिनियम या जिंक HCl या जिंक एल्यूमिनियम NaOH या जिंक MEOH ले लिया। क्या करोगे, हेलोजन को तोड़ो, मेटल एसिड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और ये रिडक्शन है। रिडक्शन क्यों है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl हट रहा है और हाइड्रोजन जोड़ रहा है। ये अपन ने रिडक्शन में की डेफिनेशन में पढ़ा था, रेडॉक्स में। ध्यान आया आपको? तो ये जो है आपका रिडक्शन है रेडॉक्स का। ठीक है, मतलब Cl हट के H लग गया, Br हट के H लग गया, ये कर सकते हो आप, जिससे आपको एल्केन्स मिल सकते हैं। लेकिन इससे जो एल्केन मिलेंगे वो उसमें उतने ही कार्बन एटम होंगे जितने आपके पेरेंट एल्काइल हैलाइड में है, ज्यादा नहीं मिलने वाले आपको, है ना। अगर आप ज्यादा चाहते हो तो आप क्या करोगे? ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि ज्यादा चाहिए, ठीक है, इसमें वैसे दूसरे मेथड भी हैं, दूसरे भी तरीके में बता देता हूँ, हालांकि 12th में आएंगे। एक तो रिडक्शन इन से सबसे, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं सारे आपके। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट को। जिंक HCl ले लिया करो आप, वो सबसे फेमस है, जिंक HCl, जिंक कोई और एसिड एसिटिक एसिड, या जिंक NaOH, एल्यूमिनियम NaOH, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके हाइड्रोजन लगा देंगे, हेलोजन हटाकर। ठीक है, और दूसरा तरीका है रिडक्शन ऑफ RX जनरल तरीका। R तो मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया कोई भी, इसको अपन R कहते हैं, और X अपन यहाँ पर हैलाइड को कहते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। यूजिंग
LiAlH4 है ना, या फिर NaBH4, ये दो कंपाउंड है जो 12th में खूब काम में आएंगे। 11th में तो इतने नहीं आएंगे, 12th में आएंगे। इसको कहते हैं अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहलाता है LaH। इसका एब्रिवेटेड नेम LaH है। इसी तरह से इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोरोन है वहां पर। इसका शॉर्ट फॉर्म है SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड SBH है। ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शन भी कैसे ये H देंगे, एक्चुअली इनमें देखिए H खूब सारे हैं, तो RX और LiAlH4 ले लिया अगर आपने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, तो ये H निकल के इस पे R पे लग जाएगा, तो RH बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने RX पे NaBH4 ले लिया, NaBH4, तो यहाँ पे भी H निकल के इस पे आ जाएगा, तो RH बन जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये भी बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। एक्चुअली ये हाइड्राइड है, H माइनस देते हैं, इसका मतलब ये हुआ लिथियम पे प्लस है, एल्यूमिनियम पे +3 होता ही है, और H माइनस है, ये 4 H माइनस है, तो ये हाइड्राइड देते हैं, H माइनस देते हैं। ये भी एक बात, इसलिए इनका नाम हाइड्राइड मतलब H माइनस आके R पे लग जाता है और Cl माइनस या X माइनस को निकाल देता है। समझ आ गया? सोडियम बोरोहाइड्राइड, lithium aluminum hydride are two good reducing agent which can reduce alkyl halides to alkanes. समझ आ रहा है? कोई डाउट इसमें? बताओ। बहुत काम में आने वाले हैं, अगर आप इनको याद रख लोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू इन 12th क्लास। 11th में तो आएंगे ही काम में, लेकिन मेन यूज इनका 12th में आएगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। लेकिन अभी तक अपन ने क्या है, जिंक NaOH, जिंक HCl से देखा हो, चाहे अपन ने एल्यूमिनियम NaOH से, जिंक HCl से, जिंक एल्यूमिनियम NaOH से देखा हो, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 से देखा हो कन्वर्जन। लेकिन अभी तक अपन ऐसा देख रहे थे कि जितने एल्काइल हैलाइड में कार्बन है, R जो था जैसा का जैसा R था वैसा का वैसा एल्केन में R लग रहा था, बस H लगा रहे थे अभी तक। ठीक है, सिर्फ H कनेक्ट कर रहे थे। समझ में आया? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ H कनेक्ट करोगे, कई बार आपको डबल भी करना पड़ता है साइड्स। समझ गए? कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि मेरे को एल्काइल हैलाइड दिया गया हो, लेकिन और मैं एल्केन बनाना चाहता हूँ, लेकिन अंशिका और अलविया, मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे जो एल्केन चाहिए वो उसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जो आपके एल्काइल हैलाइड में है। I want to make I not only want to reduce the alkyl halide, I also want to increase the number of carbon atom to twice. तो ऐसी परिस्थिति में अपन को दूसरा तरीका काम में लेंगे, और इस तरीके को अपन कहते हैं वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में आप एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, CH3Cl लेते हैं, इसमें जो रिएजेंट होता है वो सोडियम होता है। एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेते हो आप, ठीक है, तो 2 मोल मैंने क्या करा कि एक का Cl इधर, एक का Cl इधर, और बीच में सोडियम लिख दिया। और सोडियम क्योंकि मेटल होता है, सॉलिड होता है, इसको डिसॉल्व करने के लिए आप लेते हो ईथर। ईथर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर बिना वाटर वाली ईथर तो मैं ऐसे कहता हूँ ड्राई ईथर।
इसमें वाटर नहीं होना चाहिए। ईथर मतलब क्या होता है, ईथर डिसॉल्व करने में बहुत फेमस सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक में, जैसे डाई इथाइल ईथर बड़ी फेमस है, लैब में आपको मिल जाएंगी, खूब डिसॉल्व करने में काम में आती है ऑर्गेनिक की लैब्स में। ठीक है, ये ईथर है, या ET2O लिख देते हैं इसको, ETO ET, जो क्योंकि रिएक्शन में सोडियम तो सॉलिड है, एल्काइल हैलाइड हो सकता है आपके लिक्विड है, और सबको मिक्स करने के लिए ईथर के साथ हीट करोगे आप तो रिएक्शन होने लग जाएगा। आपने एल्काइल हैलाइड ही लिया है, लेकिन एल्काइल हैलाइड को मैंने 2 बार लिख दिया, मोल दो दुगने मोल ले लिया, आप ऐसा सोच लो। और नहीं भी लो तो आधे, एक ही मॉलिक्यूल को 2 बार लिख दो, आप ऐसा कर सकते हो। और आपको करना क्या है कि ये क्लोरीन है ना, Na के भी 2 मोल अगर बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि पूछने वाला आपको बैलेंस इक्वेशन दे। कई बार हुआ है पास्ट में कि बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स हैं कई सारे, छोड़ के आ गए एक बार कि, और मैंने पूछा क्यों छोड़ा है, ये तो आता था, तो बोले कि हमें भी आता था वुड्स रिएक्शन में, फिर भी क्यों छोड़ दिया रिएक्शन, क्योंकि वहां पे Na एक ही लिखा हुआ था और मैंने 2 लिखवाए, CH3Cl भी 2 लिखवाए और वहां एक ही लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो उनको लगा कि पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए छोड़ के आ गया। तो देखो बच्चों, इसका कहना मतलब, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने इस सवाल में 2 Na लिख दिया और 2 CH3Cl लिख दिया, तो पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर ये लिखा है तो आप समझ ही जाओगे, लेकिन अगर कोई बैलेंस इक्वेशन ना भी दे, ठीक है, तो भी सब ऐसा तो ना है कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन हो जाएगा, बस पूछने वाले ने आपको बैलेंस करके नहीं दी इक्वेशन, इसका ये मतलब तो ना कि आप छोड़ के आ जाओगे, आपको करना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि बैलेंस इक्वेशन कई बार दी जा सकती है और कई बार नहीं दी जा सकती। नहीं दी गई है तो आप खुद समझ जाओ कि ये तो वुड्स रिएक्शन ही है, और जल्दी से रिएक्शन को करके आंसर लिख दो। तो यहाँ पे आंसर ये मैंने बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि इन चीजों को मैं हटा रहा हूँ, और जो 2 मिथाइल है उनको आपस में ज्वाइन कर दूंगा, है ना। तो मैं कर दूंगा यहाँ पर CH3 और CH3, और 2 मोल NaCl के निकल गए, समझ आ गया, ये हो गया, आंसर आ गया। तो मेरे को यहाँ पे एल्केन मिल गई, ये देख लीजिए। लेकिन एल्केन जो मिली है यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शंस में, और इसमें एक फर्क है कि यहाँ पे जो एल्केन मिली है मेरे को, यहाँ पे उसमें दुगने कार्बन एटम है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जो एक देखोगे उसमें तो सिंगल कार्बन एटम था, जो यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्ट करने पे जो मेरे को एल्केन मिली है उसमें डबल कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है एल्काइल हैलाइड के मुकाबले। तो ये वुड्स रिएक्शन है। कब वुड्स लेना है, कब जिंक HCl लेना है, ये आपको सवाल में कन्वर्जन में देख के पता लग जाएगा पूछने वाला आपसे क्या चाहता है। ठीक है, जैसे अगर मेरे को ऐसा दे दिया कि CH3CH2Cl है, और इसको अगर कोई मेरे को बोलता है कि इससे इथेन बनाना है, ठीक है, तो मेरे को जाहिर सी बात है कि सिर्फ इतने से कार्बन जितने दिए हैं एल्काइल हैलाइड में उतने ही पूछे हैं, तो मैं जिंक HCl ले सकता हूँ, NaBH4 ले सकता हूँ, LiAlH4 ले सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को कोई कहता है कि ब्यूटेन बनाना है, तो ब्यूटेन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डबल करने कार्बन, तो फिर यहाँ पे सोडियम ईथर में डिसॉल्व करके, तो ET2O लिख रहा हूँ मैं इसको, NaET2O हीट। समझ आया। ईथर और भी आपकी वो काफी सारी ईथर्स होती हैं, जैसे एक फेमस ईथर है जो कि कहलाती है THF। THF भी एक ईथर होती है जो काफी फेमस है ना, तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आप लोगों के, इज इट क्लियर? हम्म, अंशिका समझ में आ रहा है? अलविया? हम्म, बताओ जरा।
अगर जैसे यहाँ पे Br दे दिया और Na ड्राई ईथर दे दिया, ईथर स्पेसिफिकली मैंने फॉर्मूला मेंशन ना करके सिर्फ ईथर नाम दे दिया, तो आपको बस साइज दुगना करना है। क्या मिल सकता है यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, दिख रहा है अंशिका क्वेश्चन? अलविया, या ऑप्शन 4? इस सवाल का क्या आंसर होगा? समझ में आ रही है बात? अलविया, अंशिका, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए। हाँ देखो, ए बिल्कुल लगता है ना। पहले मैं भी जब 11th में था तो एकदम यही मार्क करता, बिल्कुल सही सोचा, सही है आपने, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जगह सिली मिस्टेक कर दिया आपने बस। सोच आप सही डायरेक्शन में रहे हो। आप एल्काइल हैलाइड लोगे तो एक तो ये साइक्लोहेक्सेन है ना। देखो मैं थोड़ा सा और इसको डार्कन कर दूं। डायरेक्शन आपका सही है, बट एक आध चीज आपने मिस कर दी। ठीक है, तो ये चेन तो दुगनी करनी है, लेकिन Br जो है डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा हुआ। Br यहाँ पे एक और मैंने मोड़ दिया ना, यहाँ पे ऐसे एक कार्बन एटम होता है, तो यहाँ एक कार्बन एटम बाहर भी है। तो आप Br हटाकर दो एक जैसे ग्रुप्स को जोड़ोगे उन पॉइंट से जहाँ पे कार्बन एटम, जहाँ पे कार्बन Br से कनेक्टेड है, Br हटा दो, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो और डबल कर दो साइज। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में देखो एक कार्बन एटम बाहर भी है और ऐसी दूसरी रिंग भी होगी, उसमें भी दूसरा कार्बन एटम बाहर होगा और दोनों को ज्वाइन करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये रहा बाहर वाला कार्बन एटम और इसका बाहर वाला कार्बन एटम ये था। ठीक है, मैंने बीच में एक, तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। मैंने बीच में एक लाइन, जो जो सेंटर है वहां से एक लाइन, डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ कर दी, ताकि ये पहचान निकले कि इधर वाले और उधर वाले ग्रुप्स कौन से हैं और क्या ये वही ग्रुप्स हैं जो मैंने एल्काइल हैलाइड में लिए थे, क्या उसी से आए हैं या इनमें कुछ कम या ज्यादा कार्बन एटम है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो दो ग्रुप्स हैं मेरे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, और बीच में ये दोनों साइक्लोहेक्सेन रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कार्बन नहीं दिख रहा आपको कोई भी, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन अनदर। ठीक है, लेकिन एज आई कैन सी कि दिस विल नॉट बी माई प्रोडक्ट। सोचा आपने बिल्कुल सही है, दुगना कर दिया। थोड़ा सा और ध्यान से देखना, शुरू शुरू में पहले गलती होती है और इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। अच्छा है कि अपन पहले ही सीख जाए, है ना। तो यहाँ अपन को देखा कि ये कार्बन और ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे। रिंग के बाहर एक कार्बन है और दूसरी रिंग के भी एक बाहर एक कार्बन होगा, वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। और जैसा कि आप समझ आया, क्लियर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अलविया, समझ में आया कि नहीं आया? अंशिका? यस सर। है ना, तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, और बस उसको ऐसे डिवाइड कर लेना, बीच में से डिवाइड करना बिल्कुल। जैसे यहाँ पर बीच में से डिवाइड करोगे तो यहाँ Br, अच्छा यहाँ तो Br है ही नहीं, ये CH3 पे था Br तो बाहर, है ना, यहाँ पे तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो बीच में एक ही कार्बन एटम है। एक्चुअल में क्या होता है, साइज डबल होता है, तो एक कार्बन एटम इसका आएगा और एक कार्बन एटम दूसरे का आएगा। अच्छा, यहाँ छोड़ के भी मत आ जाना, क्या आप बोलोगे कि देखो यहाँ तो एक ही Na लिखा हुआ है,
अरे भाई मोल नहीं लिखे मैंने, है ना, मोल हो सकता है मैंने बैलेंस करके नहीं दिया हो आपको, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, बहुत छोटी सी चीज है। अगर आप ये नाम से रिलेटेड है, अगर आप एल्काइल हैलाइड लेते हो और Na लेते हो, ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड वही एल्काइल हैलाइड है, उसको ऐसे उल्टा पलट के लिख दिया है क्योंकि मेरे को ऐसे जोड़ना है इनको एक्स एक्स हटाकर, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया R और R, है ना, दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, डबल हो जाता है साइज, इसको कहते हैं अपन वुड्स रिएक्शन। ये खूब पूछा जाता है ना, नाम से बस नाम ध्यान रखना है आपको, इसको वुड्स कहते हैं, वुड्स आपको पता है, वुड्स अपन पढ़ रहे थे। लेकिन अगर एक इसमें फिनाइल है ना, फिनाइल का मतलब क्या होता है, फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन, PHX इक्वल टू ये ऐसा, जैसे मान लो कि ये बेंजीन है और बेंजीन पे ये साइक्लोहेक्सेन ही है, बेंजीन है ना, इससे डायरेक्टली क्लोरीन कनेक्टेड है। तो अगर आपका PHX है और Na लेते हो आप, और फिर से मतलब एक और PHX लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड का वुड्स कराते हो, है ना, ऐसे कैसे ही लिख रहा हूँ, बस R की जगह मैंने बेंजीन रिंग वाला एराइल हैलाइड ले लिया, एरोमेटिक हैलाइड ले लिया, या फिनाइल ग्रुप ले लिया, तो यहाँ पे मेरे को बाय फिनाइल मिलता है, दो फिनाइल रिंग, है ना, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, समझ गए, बाय फिनाइल मिल गया। और इसको मैं नाम अलग होता है, इसका नाम है आपका फिटिक रिएक्शन, ऐसे ध्यान रखिएगा, ये फिटिक रिएक्शन नाम कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच का एक वोट्स था, एक फिटिक था, और इनके बीच का जो रिएक्शन है वो है वोट्स फिटिक रिएक्शन, जिसमें मैं जैसे एक तो एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए CH3Cl ले लिया मैंने, और एक मतलब ये सोडियम से रिएक्ट किया, है ना, और क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो इसमें एक तो आपका एल्काइल ग्रुप है और एक आपका एराइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है ना, दोनों को रिएक्ट किया, समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा इसका हो तो वही रहा है, लेकिन एक एल्काइल और एक एराइल है ना, एक एल्काइल और एक एराइल है, तो यहाँ पर आपका जो नाम आएगा वो कहलाएगा, ये आधा एक तरह से देखा जाए तो आधा वुड्स हुआ और आधा फिटिक हुआ, तो CH3 और ये बेंजीन रिंग आप जोड़ दोगे, ठीक है, ऐसे ही हटा दो, है ना, +2 NaCl, समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन कहेंगे आधा फिटिक और आधा वुड्स, वुड्स फिटिक रिएक्शन। समझ आ गया, वुड्स फिटिक रिएक्शन कहलाएगा, दोनों एराइल हैं तो फिटिक, और एल्काइल है, दोनों एल्काइल है तो वुड्स, और एक एल्काइल और एक फिनाइल है तो वुड्स फिटिक। समझ में आ गया, नाम ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार अपने से, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट? समझ में आया कि नहीं आया, ये कोई डाउट इसमें? चलो क्लास एंड करता हूँ।